अरुण, एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट, ने नेबुला 9 के लिए एक डेयरिंग मिशन की शुरुआत की। वो स्टारशिप वॉयेजर पर सवार हुआ। उसका दिल एंटिसिपेशन से जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही शिप ने उड़ान भरी, उसके इंजन्स ने कॉस्मोस में आग का निशान बना दिया। अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही अरुण ने एक्साइटमेंट की फेमिलियर सर्ज को महसूस किया। वो अननोन में जा रहा था, डिस्कवरी की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर। नेबुला 9 गैस और धूल का एक स्वर्लिंग क्लाउड दूर से ही बेकन कर रहा था। यह एक सेलेस्टियल इनिग्मा था, एक रहस्य जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा था। अरुण और उसके क्रू को इस दूर के दायरे का अध्ययन करने, इसके सीक्रेट्स को उजागर करने का काम सौंपा गया था। जैसे ही वॉयेजर अंतरिक्ष के विशाल एम्प्टीनेस से गुजरा, अरुण अपने अंदर की बेचैनी को दूर नहीं कर सका। वो अपनी नोन दुनिया को पीछे छोड़कर कॉस्मिक एबिस में जा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अंतरिक्ष यात्रा की मोनोटनी केवल वॉयेजर के इंजन्स की हम और कभी-कभी कॉम्स सिस्टम से स्टैटिक की आवाज से ही टूटती थी। अरुण अपने दिन स्टार चार्ट्स का अध्ययन करने में बिताता था। नेबुला 9 पर उपलब्ध लिमिटेड डेटा का अध्ययन करता था। वो जितना करीब पहुंचते थे, रीडिंग्स उतनी ही अजीब होती जाती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसकी जगह एक नोइंग सेंस ऑफ ड्रेड ने ले ली। अंत में वॉयेजर ने नेबुला 9 की बाहरी परतों को भेद दिया। अरुण ने जो देखा उससे उसकी सांस थम गई। नेबुला रंगों का एक कलाइडोस्कोप था, दूर के तारों से प्रकाशित गैस और धूल का एक कॉस्मिक बैले। लेकिन इस सुंदरता के बीच कुछ गलत लग रहा था, एक अनसेटलिंग ऑरा जिसने अरुण की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वो एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहा था जहां प्रकृति के नियम झुकते हुए प्रतीत हो रहे थे, जहां वास्तविकता का ताना बाना विकृत था। नेबुला 9 किसी और दुनिया जैसा नहीं था। उसका आकाश रंगों का एक घूमता हुआ कैनवास था जो लगातार बदल रहा था। हवा एक अननोन एनर्जी से भर गई जिससे अरुण के हाथों के बाल खड़े हो गए। जैसे जैसे वॉयेजर नेबुला में गहराई में उतरा, अरुण ने बेचैनी की भावना को और बढ़ता हुआ महसूस किया। शिप के इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगे थे, उनकी रीडिंग्स बेतहाशा फ्लक्चुएट कर रही थी। वे एक ऐसे पठार पर उतरे जहां से एक विशाल एलियन लैंडस्केप दिखाई देता था। जैगेड क्रिस्टलाइन फॉर्मेशंस जमीन से बाहर निकल आए, जो नेबुला की इथेरियल ग्लो के नीचे शिमर कर रहे थे। अजीब बायोलुमिनेसेंट पौधे बिना हवा के हिल रहे थे, जिससे भयानक परछाइयां नाच रही थी। हवा में ओजोन और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और अस्पष्ट रूप से मेटालिक। अरुण और उसकी टीम ने अपने प्रोटेक्टिव सूट्स पहने और नेबुला 9 की सतह पर कदम रखा। जमीन उनके जूतों के नीचे अजीब तरह से नरम लग रही थी, जैसे पंखों के बिस्तर पर चल रहे हों। हर कदम पर शिमरिंग डस्ट का एक बादल उठता था जो हवा में लटका रहता था, जैसे बसने से हिचकिचा रहा हो। अरुण ने पठार के केंद्र की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। एक अदृश्य शक्ति उसे आगे बुला रही थी। जैसे जैसे वे लैंडिंग साइट से आगे बढ़े, लैंडस्केप और भी विचित्र होता गया। विशाल धड़कते हुए कवक उन पर मंडरा रहे थे। उनके मुकुट एक नरम लयबद्ध हम का उत्सर्जन कर रहे थे। ऐसे जीव जिनका वर्णन करना भी मुश्किल था, अंडरग्रोथ से रेंगते हुए निकले। उनकी आंखें एक भयानक बुद्धिमत्ता से चमक रही थी। अरुण को लगा जैसे वो एक बुरे सपने में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी अजीब सुंदरता में सुंदर और भयानक दोनों है। क्रू ने एक बेस कैंप स्थापित किया। उनकी आवाजें पतली एटमॉस्फेयर में अजीब तरह से गूंज रही थीं। अरुण इस भावना को नहीं झटक सका कि उन्हें देखा जा रहा है। उनकी हर हरकत पर अनसीन आंखों द्वारा जांच की जा रही है। नेबुला 9 का सन्नाटा डिसेप्टिव था, जो केवल हवा के फुसफुसाहट और विशाल कवक की दूर की हम से ही टूटता था। लेकिन उन प्राकृतिक ध्वनियों के नीचे अरुण कसम खा सकता था कि उसने कुछ और सुना है, कुछ ऐसा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। रात में नेबुला के बदलते हुए ऑरोरा के नीचे फुसफुसाहट और तेज हो जाती थी। वे क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन से निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, एक ऐसी भाषा में धीमे बड़बड़ाहट जो अरुण ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने उन्हें अपने दिमाग के ट्रिक्स मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वो इस भावना को नहीं झटक सका कि वे संवाद करने की कोशिश कर रहे थे, उसे किसी चीज के बारे में चेतावनी देने के लिए। एक दिन पठार के नीचे गुफाओं के एक नेटवर्क की खोज करते समय अरुण को प्राचीन भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला मिली। भित्ति चित्रों में एक ऐसी सभ्यता को दर्शाया गया था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें उन्नत तकनीक और ब्रह्मांड की गहरी समझ थी।
ऐसा लग रहा था कि वो नेबुला 9 के इतिहास को दर्शा रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो सहस्राब्दियों पीछे तक फैला हुआ है। लेकिन भित्ति चित्रों ने एक डार्क सीक्रेट की ओर भी इशारा किया, एक विनाशकारी घटना जो इस महान सभ्यता पर आई थी। अंतिम भित्ति चित्र में ऊर्जा का एक घूमता हुआ वोर्टेक्स दिखाई दे रहा था, जो नेबुला के समान ही था, जो उनके शहरों को अपनी चपेट में ले रहा था। अरुण के दिल में एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। क्या यही नियति उनका इंतजार कर रही थी? एक्सप्लोरेशन जारी रही और जल्द ही क्रू को एक चौंकाने वाली अनोमली का पता चला। ऐसा लग रहा था कि नेबुला 9 के भीतर समय अलग तरह से बहता है। दिन हफ्तों जैसे लगते थे, घंटे दिनों में बदल जाते थे। क्रू के क्रोनोमीटर्स बेकार थे, उनकी रीडिंग्स बेतहाशा फ्लक्चुएट कर रही थी। यह ऐसा था जैसे नेबुला खुद उनके समय की परसेप्शन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। अरुण ने खुद को यादें ताजा करते हुए पाया। उसके अतीत के पल चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ उसकी आंखों के सामने चमक रहे थे। उसने अपना बचपन का घर देखा, अपने माता पिता के चेहरे देखे, चांद पर अपने पहले कदम देखे। यह एक्सिलरेटिंग और भयानक दोनों था, जैसे वह अपने ही दिमाग में फंस गया हो। समय के डिस्टॉर्शंस का क्रू पर दिखाई देने वाला प्रभाव पड़ रहा था। कुछ लोग अपनी ही यादों में खोए हुए अलग थलग पड़ गए, दूसरे उत्तेजित हो गए। उनका गुस्सा जरा जरा सी बात पर भड़क उठता था। अरुण ने नॉर्मलसी की भावना बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को वास्तविकता से फिसलता हुआ महसूस किया। वो जानता था कि अगर उन्हें जल्द ही कोई रास्ता नहीं मिला तो वे नेबुला 9 के टेम्पोरल लैबिरिंथ में हमेशा के लिए खो जाएंगे। एक दिन नेबुला के एक विशेष रूप से घने हिस्से की खोज करते समय वॉयेजर गायब हो गया। 1 मिनट वो वहां था, अगले ही मिनट वो बिना किसी निशान के चला गया। क्रू पर दहशत छा गई। वे इस एलियन दुनिया में फंस गए थे। उनका घर वापस जाने का एकमात्र रास्ता टेम्पोरल कैओस में खो गया था। अरुण जानता था कि वे किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार चुके हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है। सेक्शन 5 इकोज ऑफ अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। दिन हफ्तों में बदलते गए और फंसे हुए क्रू ने अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक रूटीन स्थापित की, सर्वाइवल पर ध्यान केंद्रित किया और नेबुला 9 की टेम्पोरल पकड़ से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, हर गुजरते दिन के साथ तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे अरुण का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसे नेबुला के दिल में गहराई तक ले जा रहे हैं। अरुण ने फुसफुसाहट का पीछा किया, जो एक अनसीन शक्ति द्वारा खींचा चला गया। उसने एक विशाल शहर के खंडहरों को खोज निकाला, जिसके टावर ऊपर घूमते हुए बादलों तक पहुंच रहे थे। शहर को रहस्यमय तरीके से संरक्षित किया गया था। इसकी इमारतें समय के साथ जमी हुई प्रतीत होती थी। सड़कों पर अजीब पक्षी जैसे प्राणियों की मूर्तियां थीं। उनकी आंखें अनंत काल में ब्लैंकली घूर रही थी। जैसे ही अरुण ने खंडहरों का पता लगाया, उसने उस सभ्यता की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया, जिसने कभी नेबुला 9 को अपना घर कहा था। वे अपार शक्ति वाले लोग थे, जो समय और ऊर्जा में हेरफेर करने में सक्षम थे। लेकिन उनकी शक्ति एक कीमत पर आई थी, एक ऐसी कीमत जिसके कारण अंततः उनका पतन हुआ था। शहर के बीचों बीच अरुण को एक विशाल मशीन मिली, जिसकी जटिल कार्य प्रणाली अभी भी एक फीकी ऊर्जा के साथ गूंज रही थी। यह फुसफुसाहट का स्रोत था, नेबुला 9 की टेम्पोरल एनोमली का दिल। और जैसे ही अरुण ने इस पर टकटकी लगाई, उसे भयानक निश्चितता के साथ एहसास हुआ कि यह मशीन केवल एक खोई हुई सभ्यता का अवशेष नहीं थी, यह एक हथियार था। सेक्शन 6 द गार्डियन अवेकन्स। जैसे ही अरुण ने मशीन की जांच की, उसने चेंबर के माध्यम से ऊर्जा की एक लहर को महसूस किया। बत्तियां टिमटिमा गईं, हवा स्टैटिक से भर गई और फुसफुसाहट एक डेफनिंग क्रेशेंडो तक पहुंच गई। मशीन की गहराई से एक होलोग्राफिक आकृति उभरी। उसकी आंखें प्राचीन शक्ति से जल रही थीं। आकृति ह्यूमनॉइड थी, लेकिन इसकी विशेषताएं लंबी और इथेरियल थीं। इसका शरीर उसी ऊर्जा से बुना हुआ प्रतीत होता था जो उनके चारों ओर चटक रही थी। यह एक ऐसी भाषा में बोली जो अरुण के दिमाग में गूंज उठी। इसकी आवाज 1000 फुसफुसाहट का समूह थी। इसने खुद को नेबुला 9 के रहस्यों के रक्षक, गार्डियन के रूप में पहचाना। गार्डियन ने खुलासा किया कि प्राचीन सभ्यता ने नेबुला की शक्ति का उपयोग करने के लिए मशीन बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी रचना पर नियंत्रण खो दिया था। समय का
डिस्टॉर्शंस, अजीब जीव, नेबुला 9 के भीतर वास्तविकता का ताना बाना, यह सब मशीन के मेलफंक्शन का परिणाम था। और अब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी अरुण की थी। अरुण दुविधा में था। गार्डियन ने उसे घर वापस जाने का रास्ता दिखाने का वादा किया था, नेबुला 9 के टेम्पोरल प्रिजन से बचने का रास्ता, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उसे गार्डियन को मशीन पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करनी थी, अनोमली को पूरे सेक्टर में फैलने से पहले ही रोकना था। असफलता का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सफलता का मतलब था संभावित रूप से एक ऐसी शक्ति को अनलीश करना जो उन सभी को नष्ट कर सकती थी। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ नॉलेज। गार्डियन ने मशीन की जटिलताओं को समझाया। इसकी जटिल कार्य प्रणाली अरुण के सामने आई किसी भी चीज से परे थी। इसे बनाने वाली सभ्यता के पास मानवता से कहीं अधिक ज्ञान था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके ज्ञान को मात दे दी थी। अब उनकी विरासत ने स्पेस टाइम के ताने बाने को खोलने की धमकी दी थी। अरुण ने इस काम में खुद को झोंक दिया। उसका दिमाग एलियन तकनीक को समझने के लिए दौड़ रहा था। उसने कई दिन या शायद हफ्ते समय का सारा अर्थ खो चुका था, मशीन का अध्ययन करने, उसकी भाषा को समझने और उसके रहस्यों को उजागर करने में बिताए। गार्डियन धैर्यवान था, इस प्रक्रिया में उसका मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन अरुण इस भावना को नहीं झटक सका कि उसका परीक्षण किया जा रहा है, उसे परखा जा रहा है। ज्ञान की कीमत अरुण ने महसूस किया एक भारी बोझ था। वो मशीन के बारे में जितना अधिक सीखता था, उसे उस खतरे की वास्तविक सीमा उतनी ही अच्छी तरह समझ आती थी जिसमें वे थे। टेम्पोरल एनोमली बढ़ रही थी, नेबुला के माध्यम से कैंसर की तरह फैल रही थी, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह अंततः अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी। लेकिन विचार करने लायक एक और कीमत थी, निष्क्रियता की कीमत। अगर अरुण ने गार्डियन की मदद करने से इनकार कर दिया तो वे हमेशा के लिए नेबुला 9 पर फंस जाएंगे। उनका अस्तित्व धीरे धीरे टेम्पोरल केओस में बिखर जाएगा और एनोमली बढ़ती रहेगी अनियंत्रित, जब तक कि वह पूरे सेक्टर को निगल नहीं लेती। सेक्शन 8, अ डिफिकल्ट डिसीजन। आकाश गंगा का भार या ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था अरुण के कंधों पर था। गार्डियन का अनुरोध बहुत बड़ा था, अकल्पनीय परिणामों से भरा हुआ। क्या उसे मानवीय समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? फिर भी विकल्प कुछ न करना उतना ही कठिन था। क्रू, उनके दिमाग टेम्पोरल डिस्टॉर्शन से थके हुए, नेतृत्व के लिए उसकी ओर देखा। उनकी आशा, उनका जीवन उसके फैसले पर निर्भर करता था। अरुण अपने आप में ही सिमट गया। उसके सामने असंभव विकल्पों को तौल रहा था। क्या उसे गार्डियन पर भरोसा करना चाहिए, एक ऐसी हस्ती जो अपार शक्ति और संदिग्ध उद्देश्यों वाली है? नींद ने कोई राहत नहीं दी। प्राचीन सभ्यता के अहंकार और उनके कार्यों के विनाशकारी परिणामों के दृश्यों से प्रेतवाधित उसने दुनिया को टेम्पोरल एनोमलीज द्वारा निगलते हुए देखा। समय रेखाएं अपने आप में ढह रही थी और वास्तविकता का ताना बाना बिखर रहा था। अंत में यह एक सरल विकल्प पर आ गया, कार्य करें या कार्य करें। कुछ न करना गुमनामी को चुनना था, न केवल अपने और अपने दल के लिए, बल्कि एनोमली से खतरे में पड़ी अनगिनत दुनियाओं के लिए। उसे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना था, अपने इस विश्वास पर कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी हमेशा आशा की एक किरण होती है। सेक्शन 9, रिटर्न टू अर्थ। अरुण ने गार्डियन की मदद करने का फैसला किया। वो खड़े होकर नहीं देख सकता था क्योंकि टेम्पोरल एनोमली आकाश गंगा को निगल जाती है। उसने गार्डियन के साथ काम करते हुए, प्राचीन मशीन की मरम्मत करते हुए, उसके जटिल तंत्रों को श्रमसाध्य रूप से रियलाइन करते हुए एक अनंत काल बिताया। अंत में सच्चाई का क्षण आ गया। मशीन फिर से जीवंत हो गई, इसकी एनर्जी सिग्नेचर स्थिर हो गई, टेम्पोरल डिस्टॉर्शंस कम होने लगी, फुसफुसाहट शांत होती गई। गार्डियन ने अरुण की ओर रुख किया, उसके इथेरियल चेहरे नरम हो गए। यह एक जुआ था, लेकिन अरुण ने खुद को योग्य साबित कर दिया था। ऊर्जा के एक उछाल के साथ वॉयेजर फिर से प्रकट हुआ, उसके सिस्टम वापस जीवन में आ गए। क्रू, उनकी यादें धुंधली लेकिन बरकरार थीं, अविश्वास में घूर रहे थे। वे घर जा रहे थे। जैसे ही वॉयेजर नेबुला 9 की सतह से ऊपर उठा, अरुण ने गैस और धूल के घूमते हुए बादल पर एक आखिरी नजर डाली। उसने एक खोई हुई सभ्यता की शक्ति, ब्रह्मांड की सुंदरता और आतंक और असंभव विकल्पों के भार की एक झलक देखी थी।
पृथ्वी पर लौटने पर अरुण और उसके दल का नायकों के रूप में स्वागत किया गया। उनकी कहानी, हालांकि कुछ लोगों ने संदेह के साथ सुनी, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य और मानवीय साहस और सरलता की असीम क्षमता की याद दिलाती है। लेकिन अरुण के लिए असली इनाम यह जानना था कि उसने एक कॉस्मिक तबाही को टाल दिया था, भले ही इसका मतलब अपने बाकी के दिनों के लिए उस रहस्य का भार उठाना था। सेक्शन 10, लेगेसी। अरुण एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटा। अनुभव ने उसे बूढ़ा बना दिया था, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच दी थीं, लेकिन इसने उसके भीतर कुछ गहराई से एक चिंगारी भी जगा दी थी। उसने अपना जीवन अपने अनुभव को साझा करने, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के मोहक आकर्षण के बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए समर्पित कर दिया। वो जिम्मेदारी के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए, विनम्रता और सम्मान के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए एक प्रबल समर्थक बन गए। वो समझ गया था कि मानवता एक बहुत बड़े ताने बाने का एक छोटा सा हिस्सा है और यह कि वास्तविक प्रगति ब्रह्मांड को जीतने में नहीं, बल्कि उसके भीतर अपना स्थान समझने में निहित है। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, सावधानी और आशा की कहानी बन गई। एक अनुस्मारक की भारी शक्ति का सामना करने पर भी साहस का एक छोटा सा कार्य तराजू को झुका सकता है कि सितारों के बीच भी मानवता की सबसे बड़ी ताकत हमारी सहानुभूति की क्षमता में है। अज्ञात का सामना करने पर भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने की हमारी इच्छा में है। और इसलिए नेबुला 9 की विरासत जीवित रही, न कि एक खोई हुई सभ्यता के अहंकार के स्मारक के रूप में, बल्कि मानवता की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में, अपनी गलतियों से सीखने की हमारी क्षमता के रूप में, और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने के रूप में जहां ज्ञान और बुद्धि साथ साथ चले। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।